एपिसोड 441 टू 450। मैनेजर ने ये कहने के बाद अपने बगल में बैठे सब की ओर देखा। तभी सूट पहने दो अंगरक्षक वहां आए। उनके चेहरे ठंडे थे और वे डरावने लग रहे थे। इस तरह के एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में अपने स्वयं के अंगरक्षक होते हैं। इसका कारण लोगों को हंगामा करने से रोकना और अन्य ग्राहकों के भोजन के अनुभव को प्रभावित करने से रोकना था। आखिर यह सड़क के किनारे की कोई दुकान नहीं थी। यहाँ खाना खाने वाला हर व्यक्ति शक्तिशाली और प्रभावशाली था। हे बच्चे, क्या तुमने सुना? अब यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ घमंडी व्यवहार करने से पहले तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते? यंग मास्टर बर्कशायर के चेहरे पर इस समय एक ठंडी मुस्कान थी। वह बेहद घमंडी और निरंकुश था। वह घमंडी हो रहा था, हर किसी को नीची नजर से देख रहा था। उनकी राय में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्हें न मिल सके। ये तो बस एक बेवकूफ़ी भरी मेज थी और यह आदमी इसके लिए उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। कितना अंधा मूर्ख! वह कैपिटल सिटी में बर्कशायर के यंग मालिक थे। उन्होंने यहाँ सदस्य बनने के लिए लाखों डॉलर का भुगतान किया। बेशक मैनेजर उसके साथ विनम्रता से पेश आएगा। यदि नहीं, तो प्रबंधक पैसे के खिलाफ जा रहा होगा। छोड़ो, हमने आरक्षण करवाया है। इसके अलावा तुम अपने ग्राहकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। वह उन लोगों से घृणा करता है जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। उसके इतना कहने के बाद अर्जुन ने अपना फोन निकाला और कबीर को फोन किया। अगर मुझे सही याद है तो पैराडिस डे ओ आपके इलाके में है ना? इधर कबीर अपने आदमियों के साथ मीटिंग में था। जब उसे फोन आया तो उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं मिस्टर कपूर। बॉस मेरा दोस्त है। क्या कोई परेशानी है? बॉस से कहो कि मैं आज रात यहीं खाना खाऊंगा। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और फोन रख दिया। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका अपने संबंधों का फायदा उठाना होता है। फिर 5 मिनट से भी कम समय में कबीर का एक आदमी एक कार्ड लेकर दौड़ा और अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने मैनेजर को काला ओम कार्ड दिया और कहा, मेरे पास ये कार्ड है। क्या मैं अब यहाँ खाना खाने के योग्य हूँ? ये ब्लैक ओम मेंबर कार्ड था जो खासतौर पर इस रेस्टोरेंट के वीआईपी लोगों के लिए था। अगर कोई इस कार्ड का इस्तेमाल इस रेस्टोरेंट में करता तो उसका बिल माफ कर दिया जाता। जब मैनेजर ने ये कार्ड देखा तो उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यह इस रेस्तरां का काला ओम सदस्य कार्ड था। बॉस ने उससे कहा कि यह कार्ड उसके व्यक्तित्व जैसा है। इस कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति बॉस का वीआईपी ग्राहक होगा। इसके अलावा भूमिगत राजा कबीर रनावत उसकी पीठ पीछे बॉस का समर्थन कर रहा था। इससे पहले भी कुछ ग्राहक ब्लैक ओम कार्ड लेकर यहां आए थे। वे या तो राजनेता थे, मशहूर हस्तियां थीं या अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक हस्तियां। मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि एक सामान्य दिखने वाले युवक के पास उसके बॉस का ब्लैक ओम कार्ड होगा। अगर उसके बॉस को पता चल जाए कि उसने किसी वीआईपी को इस तरह से नाराज किया है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वह बस अपना सामान पैक करके निकल सकता है। ये साधारण सा दिखने वाला लड़का इस रेस्टोरेंट के मालिक को भी जानता था। इसके अलावा उसकी फोन पर हुई बातचीत सुनने के बाद वह कबीर को भी जानता था। मैनेजर इतना डर गया कि वह कांपने लगा। उसने सिर झुकाया और कहा, सर, मुझे बहुत खेद है। मैं अंधा था। कृपया मुझे माफ कर दें। यह आपकी टेबल है। कृपया बैठ जाएं। क्या कहा आपने? जब यंग मास्टर बर्कशायर ने मैनेजर की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या आप भूल गए कि मैं अभी अभी आपके रेस्टोरेंट का सदस्य बना हूं? वह नहीं जानता था कि अर्जुन द्वारा बेवकूफाना कार्ड निकाले जाने के बाद मैनेजर का रवैया क्यों 180 डिग्री बदल गया। यंग मास्टर बर्कशायर, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए दूसरी टेबल लगवा सकता हूं। अगर नहीं तो मुझे माफ करें, कृपया बाहर निकल जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप वीआईपी को परेशान करें। मैनेजर के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने सफेद कपड़े पहने आदमी से ठंडे स्वर में कहा, इस आदमी के पास इस रेस्टोरेंट का ब्लैक ओम कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ बॉस के खास मेहमानों के पास ही होगा। इसे पैसे से नहीं मापा जा सकता। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह आदमी बर्कशायर का यंग मालिक था, लेकिन यह मामला हल नहीं हो सका। कैपिटल सिटी का कानून यहां लागू नहीं था। अर्जुन बॉस का वीआईपी मेहमान था। मैनेजर उसे नाराज नहीं कर सकता था। उसके इतना कहते ही सूट पहने अंगरक्षक वहां आ गए। वे बहुत दबाव डाल रहे थे। जब यंग मास्टर बर्कशायर ने यह देखा तो उसने कुछ और करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसका चेहरा निराशा से लाल हो गया।
उसे मुंबई में अपने परिवार के व्यवसाय के प्रदर्शन का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसने हाल ही में एक विश्वविद्यालय से एक ब्यूटी क्वीन प्राप्त की थी। आज लड़की का जन्मदिन था और वह यहाँ था, इसलिए दिखावा करना चाहता था। कौन जानता था कि वह अर्जुन से टकरा जाएगा। न केवल उसे दिखावा करने का मौका नहीं मिला, बल्कि वह दीवार से भी टकरा गया। आज उसने बहुत सी चीजों की योजना बना रखी थी। वह अपनी योजना के अनुसार उस सुंदरी को ले जाना चाहता था और उसके साथ रात बिताना चाहता था। अगर वे अभी चले गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह इसे कुछ समय तक ही बर्दाश्त कर सकता था। हम वहां जाएंगे, यंग मास्टर बर्कशायर गुस्से से चिल्लाया और सौंदर्य रानी को दूसरी ओर ले गया। सर, मुझे आपके भोजन में बाधा डालने के लिए खेद है। ये सब मेरी गलती है। मैनेजर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था, हालांकि वह बहुत डरा हुआ था। अर्जुन ने उसकी ओर नहीं देखा। उसने उसे विदा करने के लिए हाथ हिलाया। जब वे दोनों बैठ गए तो विन ने असमंजस में पूछा, ये कौन सा कार्ड है? वह तुम्हारे साथ इतना विनम्र क्यों है? यह इस रेस्टोरेंट का ब्लैक ऑम मेंबर कार्ड है। उनके बॉस ने इसे मेरे पास लाने के लिए किसी को भेजा है। अर्जुन ने उसे सच बता दिया। बॉस? क्यों? अनिका हैरान था। क्या तुम भूल गए हो कि मेरा परिवार क्या करता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए व्यान से पूछा। अनिका को एहसास हुआ कि अर्जुन का परिवार रेस्टोरेंट चलाता था। भले ही वह घर से भाग गया था, लेकिन उसे इंडस्ट्री के कुछ लोगों को जानना चाहिए। उसने पूछना बंद कर दिया और अपना खाना जारी रखा। आज मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। मैं आज आप सभी से मिलकर बहुत खुश हूँ। जब तक आप सभी मेरी गर्लफ्रेंड को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, मैं हर टेबल पर एक बोतल शराब रखूंगा। इस बार यंग मास्टर बर्कशायर शराब का एक गिलास लेकर खड़े हुए और कमरे में मौजूद सभी लोगों को चिल्लाकर बुलाया। उनमें से कुछ लोग हैरान थे। भले ही वे मध्यम उच्च वर्ग के उपभोक्ता थे, फिर भी वे उसके बेतहाशा खर्च से हैरान थे। कारण ये था कि यहाँ सबसे सस्ती शराब कम से कम कुछ हजार रुपये में मिल जाती थी। यदि वह हर टेबल पर एक बोतल शराब बांटता तो इसकी कीमत हजारों में पड़ती। बहुत से लोग यहाँ खाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए आते थे। यहाँ की शराब ज्यादा गाढ़ी और मधुर थी। इसका स्वाद मुंह में लंबे समय तक बना रहता था। जब उन्होंने यंग मास्टर बर्कशायर का प्रस्ताव सुना तो सभी खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने गिलास उठाए और यंग मास्टर बर्कशायर की गर्लफ्रेंड को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यूनिवर्सिटी की ब्यूटी क्वीन ने पहले कभी ऐसा रोमांटिक अनुभव नहीं किया था। उसका चेहरा लाल था और जो कुछ हो रहा था उससे वह मंत्रमुग्ध थी। वह एक पल में ही आनंदित हो गई। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। यंग मास्टर बर्कशायर ने ऑस्पिशियस फीनिक्स से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसे धीरे से खोला। अंदर एक चमकदार रत्नों का हार था। उन्होंने दिखावटी कोमलता से कहा, प्रिय, जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया के अंत तक प्यार करूंगा। हुर्रे! भीड़ ये सब देख रही थी। वे तालियां बजा रहे थे और जोड़े का उत्साहवर्धन कर रहे थे। ब्यूटी क्वीन की आंखों में आंसू थे। वह उस हार को देखने गई जो उसने उसके लिए खरीदा था। इसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर बर्कशायर उसके लिए इसे चुपके से खरीद लेंगे। इस समय वह उसे अपना शरीर देकर उसका कर्ज चुकाना चाहती थी। भीड़ की जय जयकार के बीच यंग मास्टर बर्कशायर ने ब्यूटी क्वीन को चूमा। उसका हाथ ब्यूटी क्वीन की कमर के नीचे चला गया और उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। यंग मास्टर बर्कशायर खुश हुए। उन्होंने एक और गोल किया। जैसा कि वादा किया गया था, यंग मास्टर बर्कशायर ने सर्वरों से हर टेबल पर रेड वाइन की एक बोतल लाने को कहा जिसकी कीमत 6,600 रुपये थी। उन्होंने रेस्तरां में मौजूद हर टेबल को एक बोतल दी, सिवाय अर्जुन की टेबल के। उसने अपना सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। जब उसने देखा कि अर्जुन की मेज पर कोई ड्रिंक नहीं है, तो वह खींच गया। पैसे रहित मूर्ख! कौन जाने जब उसने ये कहना समाप्त किया, तो उसने देखा कि रेस्तरां का मैनेजर अर्जुन की मेज पर शराब की एक बोतल लेकर आया। मैनेजर ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर कपूर, यह आपकी शराब है। ये ला रोमानी कोंटी है। ये रेस्तरां की ओर से एक उपहार है और पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए है। हर कोई हैरान था। वह अनजाने में ला रोमानी कोंटी दे रहा था। रेस्तरां में बहुत सारे वाइन प्रेमी मौजूद थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ला रोमानी कोंटी के बारे में जानते होंगे। ये सबसे बढ़िया था। इसकी कीमत अकल्पनीय थी, लेकिन इस रेस्टोरेंट ने अर्जुन को एक बोतल मुफ्त में दे दी। हर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन है। यंग मास्टर बर्कशायर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने दांत पीस लिए। उसने रेस्तरां में सभी को शराब की बोतल देने का कारण अर्जुन को अपमानित करना था। अंत में
वह उसे अपमानित करने में सफल नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसने खुद को अपमानित किया। उनकी मेज पर रखी दसियों हजार की कीमत वाली शराब अर्जुन की ला रोमानी कोंटी की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अनिका भी चौंक गई। वह पूछना चाहती थी, लेकिन उसने इस विचार को दबा दिया। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में हर दिन एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, चाहे हम अमीर हों या गरीब। अर्जुन ने अपना गिलास उठाया और अनिका से कहा। अनिका चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसा कुछ कहेगा। उसने खुशी से सिर हिलाया और अर्जुन के साथ अपना गिलास टकराया। देवियों और सज्जनों, आज हमारे रेस्तरां में दो बहुत ही विशेष अतिथि हैं। इस समय प्रबंधक रेस्तरां के बीच में खाली जगह की ओर दौड़ा और उत्साहित होकर घोषणा की, मालिक ने अभी अभी मुझे बताया कि आज सभी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। भीड़ ने जयकारे लगाए। वे आज रात बहुत भाग्यशाली थे कि उनके बिल माफ हो गए। वे उत्सुक होने लगे। ये दो महत्वपूर्ण अतिथि कौन थे? वे कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे क्योंकि वे बॉस से अपने बिल माफ करवाने में सफल रहे। मिस्टर कपूर, मिस शर्मा, यह उपहार बॉस ने आप दोनों के लिए तैयार किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। मैनेजर दौड़कर आया और अर्जुन और अनिका से उत्साहित होकर बोला। सवा ने एक गाड़ी को धक्का दिया और उस पर एक चमकदार हीरे का हार रखा हुआ था। आभूषणों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने वाले लोग तुरंत बता सकते थे कि यह आभूषण निश्चित रूप से यंग मास्टर बर्कशायर द्वारा अभी अभी उपहार में दिए गए आभूषण से अधिक बड़ा और चमकदार है। वे इसके मूल्य का अनुमान नहीं लगा सके। भीड़ ने देखा और तालियां बजाना शुरू कर दिया। रेस्तरां का माहौल पल भर में जीवंत हो गया। यंग मास्टर बर्कशायर का चेहरा हरा हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हो रहा है। क्या आज सुबह उसने कुत्ते के मल पर पैर रखा था? वह क्यों हारता रहा? भाड़ में जाओ। उसे कैसे खाना चाहिए? वह सौंदर्य रानी का दिल कैसे जीत सकता है? वह ये कैसे नहीं देख पाया कि सौंदर्य की रानी अर्जुन को सितारों भरी आंखों से देख रही थी। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। यंग मास्टर कोल्टन बर्कशायर ने अर्जुन को इस समय घृणा से देखा। लानत है, वह पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। नहीं, उसे पता लगाना था कि वह बच्चा कौन था। उसे सबक सिखाना था। जब कोल्टन ने इस बारे में सोचा तो वह रेस्तरां से बाहर चला गया और फोन किया। यहाँ पर अनिका और अर्जुन आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अर्जुन को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि कबीर ही वह व्यक्ति था जिसने ये सब व्यवस्था की थी। वह कुछ नहीं बोला। दोनों शांतिपूर्वक खाना खाते रहे। फिर आखिरकार खुद को नियंत्रित करने में असफल होने के बाद अनिका ने पूछा, अर्जुन, उस दिन विला में क्या हुआ था? जोएल कैसा है? उस समय अनिका बेहोश थी, इसलिए वह अर्जुन का क्रूर पक्ष नहीं देख सकी। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप अलग हैं। आपका परिवार क्या करता है? क्या वे वाकई रेस्तरां के मालिक हैं? अनिका ने पलकें झपकाकर पूछा। अर्जुन कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? अनिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। फिर उसने पूरी गंभीरता से कहा, अनिका, मैं वास्तव में एक नवधनाढ्य हूँ। अनिका ने सिर हिलाते हुए उसकी बात सुनी। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारा परिवार रेस्तरां चलाता है और तुमने विला खरीदा है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए समझाया। नहीं, शायद मेरी नवधनाढ्यता आपकी समझ से अलग है। मेरा मतलब है, मैं अर्जुन कपूर, एक नवधनाढ्य हूँ। मैं धनी हूँ। कितना भरा हुआ। अनिका ने अपनी मिठाई खाई और आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार चांद की तरह सुंदर थीं। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान भी थी। क्या आप कपूर ग्रुप को जानते हैं? अर्जुन ने पूछा। अनिका ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, क्या मैं पिछली बार उनकी पार्टी में नहीं गई थी? बहुत बुरा हुआ कि मैं यंग मास्टर क्लार्क से नहीं मिल पाई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दरअसल यंग मास्टर कपूर आपके सामने बैठे हैं। आप? अनिका अचंभित रह गई। उसने उत्सुकता से अर्जुन को देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सुंदर हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के माथे को छुआ। फिर उसने अपना माथा छुआ और मुंह बनाया। उसने बुदबुदाया, तुम्हें बुखार नहीं है? मुझे भाड़ में जाओ। वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने फिर से समझाने की कोशिश की, अनिका, मैं वास्तव में यंग मास्टर कपूर हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अनिका ने उस पर आंखें घुमाईं और अपना बैग पकड़ लिया। वह उठी और अर्जुन को खींचकर बोली, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है। चलो, देर हो चुकी है। अर्जुन ने हार मानकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसे अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। जो कुछ भी, ये ठीक था क्योंकि अनिका ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह एक नवधनाढ्य था।
यद्यपि वह उसकी असली पहचान का अनुमान नहीं लगा सकती थी, फिर भी संभावनाएं थीं। उसे अपना समय लगेगा और अंततः उसे पता चल जाएगा। एक दिन बाद माया जी विला में ऊब महसूस करने लगी। पिछले कुछ दिनों से वह अपने भाग्य से संतुष्ट थी। वह मालिक के शयन कक्ष से भी बाहर निकल गई थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन उस समय बहुत खुश था और वह गलत काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। चाली, बताओ अर्जुन कौन है? वह हमारे परिवार में इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाया? अगर पिछली बार जो हुआ वह न होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वह इतना शक्तिशाली है। साथ ही जिस महिला ने पिछली बार मुझे मारा था वह अर्जुन की सौतेली माँ है। माया जी सोफे पर बैठ गई और चार्ल्स से बातचीत करने लगी जो अखबार पढ़ रहा था। जब उसने गियाडा के बारे में सोचा तो माया जी कांपने लगी। वह महिला बहुत दबंग थी। यदि अर्जुन को भी उसके जैसी सौतेली माँ मिलती तो उसका परिवार निश्चित रूप से कुछ और होता। यह आदमी बहुत समय से छुपा हुआ था। कुछ दिनों के बाद माया जी को बुरे विचार आने लगे। ओह, तुम किस बारे में सोच रहे हो? अगर तुम चिंतित हो तो तुम जाकर अर्जुन से माफी मांग सकते हो। इस बारे में सोचना बंद करो। चार्ल्स ने झुंझलाहट में अपना अखबार पलटते हुए कहा। उसी समय अर्जुन वापस आ गया। जब वह विला में पहुंचा तो माया जी उठी और अर्जुन के लिए चाय बनाने लगी। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी जब उसने कहा, अर्जुन तुम घर आ गए हो। आओ, ये स्वास्थ्य संरक्षण वाली चाय है। ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि माया जी अचानक उसके प्रति इतनी दयालु हो जाए। कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ सामान लेने के बाद चला जाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराया और ऊपर चला गया। माया जी सीढ़ियों के नीचे अर्जुन की पीठ को चापलूसी से देख रही थी। जब वह मालिक के बेडरूम में पहुंचा तो उसके चेहरे की मुस्कान ठंडी हो गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और बुदबुदाया, तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? ऐसा लगता है कि मैं ही उससे इसे पीने के लिए विनती कर रही हूं। चार्ल्स ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। इस पागल औरत के लिए दर्द भूल गया और लाभ उसके पीछे चला आया। जब उसने चार्ल्स को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो माया जी ने उसके सामने चाय पटक दी और कहा, अगर वह इसे नहीं पिएगा तो आप इसे पी लीजिए। थोड़ी देर बाद अर्जुन नीचे आया। माया जी ने जल्दी से पूछा, अर्जुन तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अनिका के साथ कुछ खरीदने जा रहा हूँ। फिर वह बिना पीछे मुड़े चला गया। माया जी ने अर्जुन को जाते हुए देखा। वह बेचैन हो उठी। उस समय अगर वह ऐसा करता तो वह उसे थप्पड़ मार देती। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह ऐसा करे। नहीं, उसे देखो, उसका रवैया कैसा था। वह कितना घमंडी है। क्या अब भी इस घर में मेरी कोई हैसियत है? माया जी गुस्से से सोफे पर बैठ गई। उसे गुस्सा आ रहा था। अर्जुन इसलिए घमंडी था क्योंकि यह विला उसके नाम पर था। वह सिर्फ गायत्री जी से संबंधित था। हालांकि वह अभी भी अनिका से डरता था। ठीक है, वह अनिका का शोषण करेगी। माया जी को विश्वास नहीं था कि वह अर्जुन की कमजोरी नहीं खोज पाएगी। इधर अर्जुन अनिका को उसके ऑफिस से लेने आया था। दोनों किशोर प्रेमी जोड़े की तरह थे। वे खुशी खुशी बातें करते हुए मुंबई की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में आए। अनिका का जन्मदिन अगले महीने था और उसे इस साल उसके लिए कुछ शानदार खरीदना था। अलौकिक रत्न। जब वे अंदर गए तो देखा कि दुकान में बहुत सारे लोग थे। दुकान में 10 से ज्यादा सेल्स पर्सन थे। वे सभी काली वर्दी पहने हुए थे। यह मुंबई की सबसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी। दुकान बहुत आलीशान थी। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक सेल्स लेडी उनके पास आई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी और उसने 30 डिग्री का झुककर प्रणाम किया। ओह, मैं हार देखना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। अनिका उसकी बांह पकड़े हुए थी। तभी उसने कुछ देखा और दौड़कर उसके पास गई। उसने कांच के केस में चमकदार गहनों को देखा और खुश हो गई। अर्जुन ने इधर उधर देखा और पाया कि सभी प्रमुख ब्रांड यहां मौजूद थे। उनके पास सोने, चांदी, हीरे और यहां तक कि जैद से लेकर हर तरह की चीजें थीं। वे सस्ते भी नहीं थे। हर एक की कीमत कम से कम दसियों हजार थी। सेल्स लेडी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। चूंकि वह इस उद्योग में काम कर रही थी, इसलिए उसने पहले से ही अपनी आंखें तेज रखने की ट्रेनिंग ले रखी थी। प्रेमी युगल सामान्य दिख रहे थे। लड़का तो साधारण दिख रहा था, लेकिन महिला बेहद खूबसूरत और क्लासी दिख रही थी। सर, आप अपनी पत्नी के लिए कोई उपहार खरीद रहे होंगे, है ना? आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। महिलाओं के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ताशा पेरेज का मुंह बहुत स्मार्ट था। उसने तारीफ की। अर्जुन मुस्कुराया। तारीफ सुनकर अच्छा लगा। हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए एक उपहार खरीद रहा हूँ।
क्या आपके पास कोई अच्छा उपहार है? हाँ, इथरियल का ये हार देखिए। ये नवीनतम संग्रह है और आपकी पत्नी पर सूट करता है। इसे पहनकर वह बहुत ही शानदार दिखेंगी। ये 2 कैरेट के गुलाबी हीरों से बना है। साथ ही, हीरे इटली के ज्वेल मास्टर जियोजियो द्वारा काटे गए हैं। इनके जैसी चमक वाला कोई और हीरा नहीं है। ताशा ने कांच के केस से नवीनतम हार निकाला और कहा। अनिका को इसमें दिलचस्पी थी। वह इसे पहनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। ये कैसा है? क्या यह अच्छा लग रहा है? अनिका ने आईने में देखा और अर्जुन से पूछने के लिए मुड़ा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। सफेद सोने का हार और चमकदार हीरा अनिका की गर्दन पर टिका हुआ था। ये बहुत ही चमकदार लग रहा था और वह एक सफेद हंस की तरह दिख रही थी। ठीक है, हम इसे ले लेंगे, अर्जुन ने कहा। उसने पलटकर सल्स लेडी की तरफ देखा। ये कितना है? मैं कार्ड से भुगतान कर रहा हूँ। ताशा बहुत खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फिलिप जैसा साधारण आदमी इतना अमीर होगा। वह बहुत उदार था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लिया। सर, इसकी कीमत 289,999 युआन है। मैं इसे अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ, ताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने दिल की खुशी को रोक नहीं पाए। वह एक न्यू बिलेनियर व्यक्ति था। ये लगभग 290,000 रुपये था। ये तो बस एक हार था। स्वाभाविक रूप से, यहाँ जो कुछ हुआ, उससे थोड़ा हंगामा मच गया। अरे, वह आदमी सामान्य दिखता है और बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखता। उसने वाकई वह हार खरीदा है। मैंने अभी अभी वह हार देखा। ये देखने में तो सुंदर है, लेकिन बहुत महंगा है। इसकी कीमत 290,000 रुपये है। प्रिय, देखो, वह अपनी पत्नी के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। मुझे भी वही चाहिए। कुछ महिलाएं अनिका से ईर्ष्या करती थीं। वे अर्जुन की पहचान जानने के लिए भी उत्सुक थीं। वह आदमी बहुत अमीर था। वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 290,000 रुपये देने को तैयार था। हालांकि, उसकी पत्नी वास्तव में बहुत सुंदर थी। जब अनिका ने कीमत सुनी, तो वह चौंक गई। उसने हार तुरंत लौटा दिया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। वह इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि अर्जुन ही उसे जन्मदिन का तोहफा चुनने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन 290,000 वाकई बहुत महंगा था। कुछ 100 रुपये की कीमत वाला एक हार ही काफी होगा। अर्जुन जानता था कि अनिका क्या सोच रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह तुम्हें सूट करता है। पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। पैसे की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? मैं भविष्य में तुम्हारे लिए और भी उपहार खरीदूंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वाह, कितना घटिया! अर्जुन की बात सुनकर कुछ महिलाएं भावुक हो गईं। उन्हें लगने लगा था कि अर्जुन की तुलना में उनके पति और बॉयफ्रेंड कमतर हैं। देखो, वह अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए थोड़े से पैसे से क्या फायदा? हालांकि, इस समय, जब हर कोई भावुक हो रहा था, प्रवेश द्वार से एक अप्रिय आवाज सुनाई दी। अरे, ये तुम हो? कम से कम दिखावा करने के लिए कोई ज्यादा विश्वसनीय स्थिति तो चुनो, है ना? क्या तुम यह हार खरीद भी सकती हो? कोल्टन दुकान में घुसा और धूर्तता से मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में एक यंग लड़की खड़ी थी जो लगभग 17 से 18 साल की लग रही थी। उसने आकर्षक कपड़े पहने हुए थे। उसने क्रॉप टॉप और बूटी शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल चोटी में बंधे हुए थे और उसकी नाभि पर एक अंगूठी थी। सभी लोग प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। एक खूबसूरत बदमाश लड़का और एक आकर्षक, फैशनेबल लड़की जिसके पेट में एक अंगूठी है। वे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ताशा अर्जुन को आइटम का परिचय दे रही थी। हालांकि, जब उसने दरवाजे पर लोगों को देखा, तो उसने 90 डिग्री झुककर कहा, यंग मास्टर बर्कशायर, आप वापस आ गए हैं। फिर, दुकान के सभी सेल्सपर्सन दरवाजे की ओर मुड़े और यंग मास्टर बर्कशायर को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। कोल्टन खुद से खुश था। उसने अपनी ठोड़ी उठाए और नाभि की अंगूठी वाली लड़की को अपने पास खींच लिया। फिर, उसने गर्व से अर्जुन की ओर देखा। हे, तुम मेरी दुकान से गहने खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे जैसा गरीब मूर्ख इसे खरीद सकता है? उसका स्वर व्यंग्यात्मक था। कुछ कस्टमर आपस में चर्चा करने लगे। क्या वह इथरियल ज्वेल्स का यंग मास्टर बर्कशायर नहीं है? वह यहाँ क्यों है? क्या आप नहीं देखते कि यंग मास्टर बर्कशायर और उस आदमी के बीच झगड़ा है? कैसा पैसाहीन मूर्ख! मुझे समझ नहीं आया। क्या वह बच्चा 290,000 रुपये का हार खरीदने वाला नहीं था? वह पैसाहीन मूर्ख कैसे है? भीड़ हैरान थी। क्या यह अमीरों की दुनिया है?
यह आदमी 290,000 रुपये का हार खरीदने वाला था और फिर भी उसे दरिद्र कहा जा रहा था। ताशा हैरान रह गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अगर यंग मास्टर बर्कशायर ने कहा कि वह एक पैसेहीन मूर्ख है, तो वह वास्तव में एक पैसेहीन मूर्ख था। उसके पास ये नवीनतम गुलाबी हीरे का हार खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे जिसकी कीमत 290,000 रुपये है। जब वह इस बारे में सोच रही थी, तो ताशा की आंखों में क्रोध और घृणा झलक रही थी। धत्तेरी की, वह एक और दरिद्र दिखावा करने वाला व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था। इसके बाद वह निश्चित रूप से कह देता कि हार में कुछ गड़बड़ है या फिर शौचालय जाने का बहाना बनाकर भाग जाता। वह इसे चुरा भी सकता है। अर्जुन का चेहरा ठंडा था। उसने चेहरे पर शिकन लिए कोल्टन की ओर देखा और कहा, ओह, ये तुम हो। ये तुम्हारी दुकान है। जब कोल्टन ने ये सुना तो वह खुद पर बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। वह ताशा के हाथ में गुलाबी हीरे का हार देखने के लिए आगे बढ़ा और अशुभ भाव से हंसा। उसने पूछा, क्यों? क्या तुम इसे अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहते हो? जब उसने ये कहा, तो उसने अनिका की ओर देखा। फिर वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। वह महिला बहुत ही पवित्र और सुंदर थी। कल रात उसका ध्यान सौंदर्य रानी पर था, इसलिए उसने अनिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके बगल में नाभि में अंगूठी वाली लड़की, अनिका की तुलना में एक बदसूरत बत्तख का बच्चा थी। वह इस मूर्ख अर्जुन को इतनी सुंदर महिला को कलंकित करने की अनुमति कैसे दे सकता था? अनिका डरी हुई थी। वह अर्जुन के पास जाकर कोल्टन से छिपने की कोशिश कर रही थी। वह समझ सकती थी कि कोल्टन उसे बेहद घिनौने तरीके से देख रहा था। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अनिका को अपने पीछे खींच लिया और आगे खड़ा हो गया। उसने कहा, माफ कीजिए, थोड़ा सम्मान करें। मैं यहाँ एक हार खरीदने आया हूँ। हाहा। कोल्टन ठहाका लगाकर हंसा। उसने गुलाबी हीरे का हार लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे, क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? इसकी कीमत 290,000 रुपये है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे पैसेहीन मूर्ख के पास इतना पैसा होगा कि वह इसे खरीद सके? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने पैसे वाले हो क्योंकि तुम पैराडाइज डीलर ओ के मालिक को जानते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम बस एक लिव इन दामाद हो जो अपनी औरत पर निर्भर है। कोल्टन ने फर्श पर थूका और अर्जुन को घूरने लगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम अमीर हो। तुम आईने में क्यों नहीं देखते और देखते हो कि तुम्हारे पास योग्यता है या नहीं? उसके बगल में बैठी लड़की भी अर्जुन और अनिका को आक्रामक नजरों से घूर रही थी। अनिका को देखकर वह भड़क गई। वह तो बस एक बेकार आदमी है जो अपनी औरत पर निर्भर है। कितनी शर्मनाक बात है। उसने डांटा। व्यान उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी और यंग मास्टर बर्कशायर भी उसे देख रहा था। स्वाभाविक रूप से, नाभि की अंगूठी वाली लड़की नाराज होगी। जब सबने ये सुना तो वे तुरंत समझ गए। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और उसकी आलोचना करने लगे। अरे, मैंने तो सोचा था कि वह एक नवधनाढ़ व्यक्ति है, लेकिन पता चला कि वह तो एक लिव इन दामाद है। आह, वह अपनी औरत पर निर्भर है और पैसे खर्च करने के लिए बाहर आने की हिम्मत करता है। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह हिम्मत कहाँ से मिलती है। अरे, गरीब लोगों की जिंदगी कितनी खराब होती है। उसके जैसा निकम्मा आदमी तो शालीनता से पेश आना भी नहीं जानता। अगर उसकी सास को पता चल गया कि वह इस तरह पैसे उड़ा रहा है तो उसे जरूर सबक सिखाया जाएगा। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। स्थिति तुरंत अजीब हो गई। अर्जुन के प्रति ताशा का गुस्सा और भी तीव्र होता जा रहा था। उसने हार को एक डिब्बे में पैक किया और बुदबुदाया, तुम्हारे पास चारों अंग हैं और तुम अपनी औरत पर निर्भर हो। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा कहने के बाद उसने जानबूझकर अनिका की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कितनी घटिया कुतिया है। तुम तो कॉलगर्ल ही होगी क्योंकि तुम्हारा पति ऐसा है। अगली बार कोई बेहतर आदमी ढूंढना। अर्जुन ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसका चेहरा उतर गया। उसने अनिका की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ी थी। वह अपना सिर नीचे किए हुए थी और उसके हाथ उसकी आस्तीन पकड़े हुए थे। अर्जुन, चलो चलो, अब इसे नहीं खरीदते। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। अनिका एक ऐसी महिला थी जो लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं जानती थी। यह उसकी कमजोरी थी। वह एक धनी परिवार की बेटी थी, इसलिए वह अधिक कोमल हृदय की थी। हालांकि अर्जुन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वे उसकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन वे अनिका की आलोचना नहीं कर सकते थे। जो कोई भी ड्रैगन की निषिद्ध पटलिका को छूता, वह मर जाता। इनफ! अर्जुन चिल्लाया। कोल्टन को घूरते हुए उसकी आंखें ठंडी थीं। मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारा मामला है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं, या मेरे पास कितना पैसा है। मैं आज सिर्फ एक हार खरीदने आया हूं।
मेरी पत्नी से अभी माफी मांगो। ये कहने के बाद अर्जुन ने ताशा की ओर देखा और कहा, तुम भी। ताशा चौंक गई। अर्जुन की ओर घूरने के बाद वह दोषी और डरी हुई महसूस कर रही थी। ताशा ने गुस्से में एक गाली बुदबुदाते हुए कहा। आखिरकार यंग मास्टर बर्कशायर उसके पक्ष में था। वह आश्वस्त थी। कोल्टन ने ताशा की तरफ अपना अंगूठा उठाया और हंसा। उसने कहा, अच्छा ताशा पेरेज, अब से तुम दुकान की मैनेजर हो। सचमुच? धन्यवाद यंग मास्टर बर्कशायर। धन्यवाद यंग मास्टर बर्कशायर। ताशा बहुत उत्साहित थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह यंग मास्टर बर्कशायर पर कूदकर उसके चेहरे पर हर जगह चूमना चाहती थी। शायद अगर वह कहे तो ताशा उसके साथ सो भी जाएगी। दुकान में मौजूद बाकी ग्राहक अर्जुन को गालियां देने लगे। आह, वह बच्चा पागल हो रहा है। बच्चे, इसे मत खरीदो। अभी जाओ, तुम्हारी सास यहां आने पर तुम्हें घर से जरूर निकाल देंगी। जब ऐसा होगा तो तुम अपनी औरत पर निर्भर नहीं रह पाओगे। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, जिसके पेट में बिय थी। वह अपने बगल में एक साधारण सी दिखने वाली महिला को पकड़े हुए था। उसने बहुत पहले ही अनिका को नोटिस किया था। उसे उसके जैसे हॉट शरीर वाली औरतें पसंद थीं। अंततः उसने अर्जुन का उपहास किया ताकि अनिका का ध्यान उस पर जाए। मैं वह हार खरीद रहा हूं। अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपनी दौलत दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके बगल में बैठी महिला बहुत उत्साहित थी। वह उसे प्यार से हनी कह रही थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुंबन भी शुरू कर दिया। सुंदर महिला, यह मेरा कार्ड है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फोन करें। अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए अनिका के पास गया और उसे एक कार्ड थमा दिया। कुछ क्षण पहले जो महिला उत्साहित महसूस कर रही थी, अब गुस्से में अपना पैर पटकने लगी। अनिका ने कार्ड नहीं लिया। अनिका ने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। नहीं, धन्यवाद। अधेड़ उम्र का आदमी शर्मिंदा था। वह डरते डरते मुस्कुराया और पीछे हट गया। फिर वह अपनी प्रेमिका से बहस करने लगा। यहाँ पर कोल्टन प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसे लोगों को मृत अंत तक मजबूर करना पसंद था। उसे इतना पैसा किसने दिया? तुमने मुझे रेस्टोरेंट में शर्मिंदा कर दिया। अगर मैं आज तुम्हें नहीं चोदूंगा तो मेरा नाम कोल्टन बर्कशायर नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो जब आप अपनी पत्नी को तोहफा देना चाहते हैं तो आपको उसे सबसे महंगा तोहफा देना चाहिए। कोल्टन मुस्कुराया। उसके पास पहले से ही एक योजना थी। यह हार सिर्फ 290,000 रुपये का है। क्या आपको लगता है कि यह आपकी खूबसूरत और पवित्र पत्नी के लिए उपयुक्त है? जब उसने ये कहा तो वह पलटा और अनिका की ओर देखने लगा। उसे गर्मी महसूस होने लगी थी। उसे इस महिला पर अपना हाथ रखना था। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी ठुड्डी खुजाई। उसने कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह हार मेरी पत्नी को सूट करेगा। ये बहुत सस्ता लग रहा है। सबको चक्कर आने लगा। क्या वह मूर्ख यह नहीं बता सकता था कि कोल्टन उसके लिए जाल बिछा रहा था? कैसा देहाती आदमी है। कोल्टन बहुत खुश था। हालांकि उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। ये बेवकूफ बेवकूफी से भी परे था। वह इतनी आसानी से उसके जाल में फंस गया। कोल्टन ने खुद को संभाला और कहा, ठीक है। एक खूबसूरत महिला को खूबसूरत गहनों की जरूरत होती है। मेरे पास सोने, चांदी और रत्न जैसी चीजें हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी पत्नी के लिए सबसे महंगा गहना खरीदना चाहिए ताकि आप उसे दिखा सकें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। हाँ, अनिका हंसा और देखा। उसे पता था कि कोल्टन क्या योजना बना रहा है। लेकिन उसे अपने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर वह ये दुकान भी खरीद ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तुम मेरे लिए जाल बिछाना चाहते हो? तो फिर इसे लाओ। कोल्टन ने अर्जुन के कंधों पर हाथ रखा और कहा, भाई, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं बता सकता हूं कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी कंजूस नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें हमारी दुकान में सबसे महंगा रत्न जड़ित हार बेचूंगा। इतना कहने के बाद उसने ताशा की ओर देखा और कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? मेरे लिए नीलम का हार लाओ। मैं चाहता हूं कि यह नवधनाढ्य जो महिलाओं पर निर्भर है उसे देखे। ठीक है, यंग मास्टर बर्कशायर। ताशा ने सिर हिलाया और कहा। उसने अपना फोन रख दिया और दुकान के पीछे चली गई। उसके मन में अर्जुन के लिए घृणा की भावनाएं थीं। अभी अभी ताशा ने दुकान में जो कुछ हो रहा था उसे अपने फोन से वीडियो में कैद कर लिया। फिर उसने इसे इथरियल ज्वेल्स के ग्रुप चैट में भेज दिया। उन्होंने एक भड़काऊ कैप्शन भी लिखा, देखो, कोई यंग मास्टर बर्कशायर से लड़ रहा है। वह अपनी पत्नी के लिए 290,000 रुपये का हार खरीदना चाहता है। ताशा ने इस बारे में सोचने के बाद कहा,
ये बेवकूफ अपनी पत्नी पर निर्भर है और अब वह नीलम का हार खरीदना चाहता है। पलक झपकते ही ग्रुप चैट में विस्फोट हो गया। उस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे कि वह गरीबी से जूझ रहे व्यक्ति जैसा दिख रहा है। अरे, कितना बेवकूफ है। क्या वह अपनी दौलत की तुलना यंग मास्टर बर्कशायर से करने की कोशिश कर रहा है? ताशा, क्या ये वही नीलम का हार है जिसकी कीमत $8 मिलियन है? भाड़ में जाओ, ये वही हार है। उस बेवकूफ की जिंदगी खत्म हो गई है। वह निश्चित रूप से इसे नहीं खरीद सकता। बर्कशायर के तीसरे प्रभारी टाइटस बर्कशायर मुंबई में कच्चे लकड़ी के नवीनतम बैच के बारे में व्यापार पर चर्चा कर रहे थे। ये सफल रहा, इसलिए टाइटस खुश थे। इस बार वह अपनी संपत्तियों को देखने और व्यापार पर चर्चा करने के लिए कैपिटल सिटी से मुंबई तक आया था। वह अपने सबसे छोटे बेटे को भी साथ लेकर आया था ताकि वह उसे संभाल सके। जब उन्होंने ग्रुप चैट से नोटिफिकेशन सुनी और देखा कि यह फट रहा है, तो उन्हें लगा कि कुछ बड़ी बात हो गई है। जब उन्होंने वीडियो खोला और उसमें मौजूद व्यक्ति को देखा तो उनके होश उड़ गए। यह आदमी परिचित लग रहा था। बहुत परिचित। ये यंग मास्टर कपूर थे। टाइटस को याद आया कि कैसे यंग मास्टर कपूर ने उस समय बर्कशायर को हराने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया था। पहले के दिनों में बर्कशायर राजधानी शहर का सबसे बड़ा परिवार था। उस समय बर्कशायर के प्रभारी व्यक्ति, सबसे बड़े बर्कशायर भाई ने यंग मास्टर कपूर को नाराज कर दिया, इसलिए उन्हें राजधानी शहर में दूसरे दर्जे के परिवार में बदल दिया गया। उन्हें जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। ये भी दूसरे पक्ष द्वारा उन पर नर्म रुख अपनाने का परिणाम था। बर्कशायर में यह एक वर्जित विषय बन गया। युवा पीढ़ी को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि टाइटस यंग मास्टर कपूर से मिल चुका था। वह उससे बहुत प्रभावित था। ये वही आदमी था जो वीडियो में दिख रहा था। अब टाइटस कैसे खुश हो सकता था? उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसने जल्दी से ड्राइवर से कहा, जल्दी करो, हमारी फ्रेंचाइज पर चलो। यहाँ ताशा ने अपने सफेद दस्ताने पहने और सबकी नजरों के सामने एक नाजुक डिब्बा निकाला। फिर वह एंट्रूम में चली गई। उसने अर्जुन की ओर देखा जो शांत दिख रहा था और मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। मैं बाद में देखूंगी कि वह इसे कैसे वहन करेगा। कितना बेवकूफ है। इस नीलम हार की कीमत $8 मिलियन है। सभी लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। सबकी नजरें ताशा के हाथ में रखे बॉक्स पर टिकी थीं। ये तो बॉक्स से ही स्पष्ट था कि यह हार महंगा था। क्या नीलम का हार अंदर था? उनमें से कुछ लोग अंदर ही अंदर आहें भरने लगे। साथ ही वे अर्जुन जैसे लोगों को नीची नजर से भी देखने लगे। वह तो बस एक बेकार का टुकड़ा था जो अपनी औरत पर निर्भर था। वह एक ज्वेलरी शॉप के यंग मालिक से क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा था? ये यहाँ है, ये यहाँ है। कोल्टन उत्साहित था। यह उसके लिए दिखावा करने का सबसे अच्छा मौका था, इसलिए वह इस मौके को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। एक मूर्ख खुद को उसके पैरों की चौकी के रूप में पेश कर रहा था। ये बहुत अच्छा एहसास था। ताशा ने हल्के से मुस्कुराकर सबकी उत्सुकता भरी निगाहों के सामने सावधानी से डिब्बा खोला। सबकी नजरों में एक चमकदार नीलम का हार दिखाई दिया। कितनी सुंदर है, कितना प्रभावशाली, कितना असाधारण, कितना महंगा, ये सभी के विचार थे। ताशा अपना अहंकार नहीं छिपा सकी। उसे हाथ में लेने से ही गरिमा का एहसास हुआ। नीलम का हार दुकान की सबसे बड़ी खासियत थी। ताशा ने तो यहाँ तक कल्पना की थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक दिन उसके लिए ये खरीदेगा। फिर वह अपनी शादी में उसे यह पहनाएगा। ये बहुत रोमांटिक होगा। हर कोई आश्चर्य से अपने होंठ चटकाते हुए आवाजें निकाल रहा था। वाह, यह नीलम का हार है। ये बहुत सुंदर है। जो कोई भी इसे पहनेगा वह एक सुंदर हंस की तरह दिखेगा। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत चाहिए। डार्लिंग, इसे मेरे लिए खरीद लो। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने कीमत नहीं देखी? यह $8 मिलियन से भी ज्यादा है। उस समय सभी की उत्सुकता हार की कीमत के कारण दब गई। $8 मिलियन से भी अधिक। यह एक हार के लिए भी बहुत असाधारण था। शीर्ष नवधनाढ्यों के अलावा कौन इसे खरीदने की हिम्मत करेगा? कौन इसे खरीद सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आज तक दुकान में पड़ा हुआ है। सभी ने अर्जुन की तरफ देखा। फिर किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे नौजवान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस दुकान में सबसे महंगी चीज खरीदना चाहते हो? यंग मास्टर बर्कशायर ने सबसे महंगी चीज निकाल ली है, तो तुम खरीद रहे हो या नहीं? बिल्कुल नहीं। इसकी कीमत $8 मिलियन से भी ज्यादा है। उसके जैसा बेकार आदमी इसे कैसे खरीद सकता है? हा हा हा, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। हर कोई अर्जुन की तीखी आलोचना कर रहा था। उनके स्वर व्यंग्य से भरे हुए थे।
कोल्टन मुस्कुरा रहा था। उसके होठों के कोने उसके कानों तक पहुंचने वाले थे। उसने अर्जुन के कंधे को थपथपाया और कहा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए हार पहले ही निकाल लिया है। तुम इसे प्रकाश में नहीं ला सकते और इसे नहीं खरीद सकते, है ना? अगर ऐसा है, तो मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि क्या तुम सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो। अर्जुन शांत था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह बस नीलम के हार को देख रहा था। ये वाकई बहुत खूबसूरत था। इसे पहनकर अनिका बहुत ही शानदार दिखेंगी। वह जानता था कि कोल्टन उसे उकसा रहा है, इसलिए वह उसे कुछ समय के लिए अपनी मर्जी से काम करने देगा। हे, वह बहुत घटिया है। अगर वह ये हार खरीद सकता है, तो मैं उसके लिए उसके जूते ले जाऊंगा। आखिरकार, मेरा कोल्टन सबसे अमीर है। ये दुकान भी उसी की है। अगर तुम अपनी दौलत की तुलना यंग मास्टर बर्कशायर से करोगे तो तुम मरने को तैयार होगे। कोल्टन के बगल में नाभि में अंगूठी वाली लड़की ने घृणा से अर्जुन की ओर देखा। इस बार, कोल्टन ने उसके होठों पर चूमा। तुम्हारा स्वाद बहुत बढ़िया है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड चुना, बेबी। उसके जैसा बेकार आदमी सिर्फ अपनी औरत पर निर्भर रहता है। अनिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने पति के लिए खड़े होने का समय आ गया था। वह उन पर चिल्लाई, तुम क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है कि मेरे पति के पास पैसा है या नहीं। मुझे परवाह नहीं कि वह मेरे लिए क्या खरीदता है। अगर वह मेरे लिए कुछ पैसे भी खरीदता है तो भी मैं खुश रहूंगी। अर्जुन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने अनिका को गुस्से में देखा। वह धीरे से मुस्कुराया और उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। चलो चलें, हम अब और कुछ नहीं खरीदेंगे। ये कौन सी बेवकूफ़ी भरी दुकान है? तुम अपने ग्राहकों को कैसे नीची नज़र से देख सकते हो? अनिका ने मुड़कर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और जाने लगा। कोल्टन ने टोका और कहा, हे बेवकूफ़। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। हाँ, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। उसका चेहरा तो देखो, अब वह हरा हो गया है। दिन के अंत में, उसे अभी भी अपनी पत्नी की ज़रूरत है जो उसके लिए खड़ी हो। आह, कितना असफल व्यक्ति है। उसके जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? देवता अंधे होंगे। बहुत से पुरुष दिल टूटने का एहसास कर रहे थे। उन्हें अनिका पर दया आ रही थी। इतनी खूबसूरत महिला ऐसे बेकार आदमी के साथ फंस गई थी। अर्जुन सिर से पैर तक एक देहाती आदमी जैसा दिखता था। जब सभी लोग अर्जुन पर हंस रहे थे, तो उसने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। अनिका, तुम मेरी पत्नी हो। अर्जुन कपूर की पत्नी के पास सबसे महंगी चीजें होनी चाहिए। मैं इसे खरीदूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। अर्जुन, तुम? अनिका ने हैरानी से अर्जुन की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सब ठीक है। चिंता मत करो। ये पहला दिन नहीं है जब तुम मुझे जानते हो। अर्जुन ने उसकी नाक को छुआ और पलटकर कोल्टन की ओर देखा। उसने पूछा, यह नीलम का हार कितने का है? अनिका को झटका लगा। उसे पता था कि अर्जुन के पास पैसे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि कितने पैसे हैं। क्या वह उसके ससुर से गुप्त रूप से मिला था? यदि नहीं, तो अब उसके पास इतना पैसा क्यों है? 8,230,000 रुपये। मैं इसे आपके लिए 8 मिलियन तक बढ़ा दूंगा। अंतिम कीमत। कोल्टन ने उदारता से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन इतना खर्च उठा सकता है। तो क्या हुआ अगर वह उसके लिए ये सब जुटा दे? जब सबने ये सुना तो वे हैरान रह गए। क्या यह अमीर लोगों की राजधानी थी? क्या इसी तरह से उन्होंने चीजों को इकट्ठा किया था? ये 230,000 का अंतर था। हालांकि, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका ध्यान अर्जुन पर था। यह मूर्ख सचमुच इसे खरीदने जा रहा था। 10 से ज्यादा कस्टमरों ने सिर हिलाया। क्या बेवकूफ है? ये तो साफ साफ जाल था। अगर उसने वाकई इसे खरीदा होता, तो इथेरियल ज्वेल्स को कोई नुकसान नहीं होता। वे कोल्टन की होशियारी की तारीफ भी करते। यदि वह इसे नहीं खरीदता तो कोल्टन इस मूर्ख को अपमानित कर सकता था। कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। इसे लपेटो, मैं इसे ले लूंगा, अर्जुन ने शांति से कहा। ठीक है, ताशा, उसके लिए सब कुछ समेट दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह बाद में कैसे भुगतान करेगा। क्या वह अपना घर बेचेगा या अपनी किडनी? कोल्टन ठहाका लगाकर हंसा। उसके स्वर में व्यंग्य झलक रहा था। ताशा अपने फोन पर थी और ग्रुप चैट पर सब कुछ रिपोर्ट कर रही थी। जब उसने यंग मास्टर बर्कशायर को उसे कॉल करते हुए सुना, तो उसे अपना फोन नीचे रखना पड़ा। उसने पूछा, सच में, यंग मास्टर बर्कशायर? कोल्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। शायद उसकी पत्नी इसे वहन कर सकती है। जब ताशा हार लपेट रही थी, टाइटस देख रहा था कि ग्रुप चैट में क्या चल रहा है। वह ठंडे पसीने में भीग गया और बुदबुदाया, हे भगवान।
हमारा काम खत्म हो गया। मैंने ऐसे बदमाश को कैसे जन्म दिया? वह यंग मास्टर कपूर है। टाइटस बहुत घबरा गया था। वह ड्राइवर से बार बार तेज गाड़ी चलाने का आग्रह कर रहा था। उसका बेटा तो बड़ा मूर्ख था। यदि उन्होंने यंग मास्टर कपूर को फिर से नाराज किया, तो बर्कशायर कैपिटल सिटी से गायब हो जाएगा। जब वे वापस आए तो उन्हें उस मूर्ख कोल्टन को कैद करना पड़ा। दुकान के अंदर, ताशा ने हार लपेटना समाप्त कर लिया था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, भुगतान कर दो। अर्जुन ने कंधे उचकाए और अपनी जेब पर हाथ रखा। मेरा कार्ड कहाँ है? क्या आप अपना कार्ड लाना भूल गए? कोल्टन अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये बच्चा बहुत मजेदार था। इंतजार अर्जुन को भी अजीब लग रहा था। उसने अपनी शर्ट की जेब पर हाथ लगाया। ये वहां नहीं था। ओह, वह अपना बटुआ विला में ही भूल गया। कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया था। एक क्षण में दुकान में ठहाके गूंज उठे। भाड़ में जाओ, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम घर से निकलने से पहले अपना कार्ड नहीं लाए। कोल्टन जोर से हंसा। दुकान में मौजूद सभी लोग, जिनमें ग्राहक और विक्रेता भी शामिल थे, उसके साथ हंस रहे थे। कैसा देहाती आदमी है। अरे, कितनी शर्मनाक बात है। आह, ये बच्चा अभी भी छोटा है और उसने यंग मास्टर बर्कशायर के साथ गर्दन से गर्दन तक लड़ने पर जोर दिया। एक अंडे को पत्थर से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। कितना शर्मनाक है। मैं इसे अब और नहीं देख सकता। हर कोई हंस रहा था और मजाक उड़ा रहा था। अर्जुन को भी शर्म आ रही थी। वह इतनी जल्दी में यहाँ आया था। वह क्या करे? अनिका बाहर आए और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। वह उन पर चिल्लाई, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे पास आओ। तो क्या हुआ अगर हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं? मेरे पति इसे मेरे लिए खरीदना चाहते हैं और ये दिखाता है कि वह मुझसे प्यार करते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर हैं या गरीब। ये सिर्फ एक बेवकूफ हार है। मुझे अब यह नहीं चाहिए। आओ, घर चलें। मत करो, सुंदर महिला। मैंने हार पहले ही लपेट दिया है। क्या तुम इसे न खरीद कर हमारे साथ मजाक कर रही हो? कोल्टन ने दुर्भावनापूर्वक कहा, तुम्हारी हिम्मत अभी भी यह कहने की है। तुम्हारा पति यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदना चाहता है। मुझे लगता है कि तुम एक घटिया वेश्या हो। नाभि में अंगूठी वाली लड़की ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर घृणा से कहा। तुमने तुमने क्या कहा? अनिका ने गुस्से से कहा। अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने विन को उसके पीछे खींच लिया, उसकी आंखें लाल थीं। वह उन पर चिल्लाया, बस। मेरी पत्नी का अपमान करना बंद करो। मैं अभी पैसे लेने जा रहा हूँ। ओह, वह इसका आनंद ले रहा है। कितना असफल है। हाँ, तुम इतने दिखावटी क्यों हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और फिर भी तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। इस बदकिस्मत जोड़े की तस्वीर लो और इसे इंटरनेट पर पोस्ट करो। जब सभी लोग अर्जुन और अनिका की आलोचना और उपहास कर रहे थे, तभी एक बेंटले कार दुकान के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। जब कार का दरवाजा खोला गया तो एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से कार से बाहर निकला। इस प्रक्रिया में उसका जूता लगभग छूट गया। जब टाइटस ने दुकान में उत्साहित ग्राहकों के साथ अर्जुन और अनिका को देखा, तो उसका दिल ठंडा पड़ गया। अरे नहीं, अरे नहीं, मैं बर्बाद हो गया। टाइटस ने अपना पसीना भी नहीं पोंछा। वह दुकान में घुसा और गहरी सांस लेकर दहाड़ता हुआ बोला, चुप हो जाओ। तुम सब। टाइटस की आवाज कर्कश और असभ्य थी। दुकान में मौजूद ग्राहक और सेल्समैन सभी डर के मारे चुप हो गए। जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि यह मास्टर बर्कशायर थे। हालांकि, टाइटस का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था, जब उसने अर्जुन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। तुरंत, उसका दिल बैठ गया। महोदय। इसके बाद अधिकतर सेल्सपर्सन ने उन्हें सम्मानपूर्वक संबोधित किया और अपने कार्यस्थल पर वापस चले गए। मास्टर बर्कशायर एक जाने माने कंजूस व्यक्ति थे। जब अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की बात आती थी, तो उनके पास कई तरकीबें होती थीं। यदि वह उन्हें काम में कोताही करते हुए पकड़ लेता, तो इस महीने सेल्सपर्सन का वेतन आधा कर दिया जाता। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? कोल्टन को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वह चेहरे पर मुस्कान लिए हुए चला गया। थप्पड़। टाइटस ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह खुद को रोक नहीं पाया। सभी लोग स्तब्ध थे, उन्हें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था? मास्टर बर्कशायर ने अपने बेटे को यहाँ आते ही थप्पड़ मार दिया। वे क्या खेल रहे थे? कोल्टन भी चौंक गया। उसने अपने लाल और सूजे हुए चेहरे को पकड़कर चिल्लाया, पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे क्यों मारा? मैं पागल हूँ। साले, तू हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। टाइटस गुस्से से आग बबूला होने वाला था। अगर कोल्टन उसका बेटा न होता, तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता।
क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अभी जाकर उससे माफी मांगो। माफी मांगू उससे? कोल्टन को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसने टाइटस की ओर इशारा किया और अपनी आवाज ऊंची की। पिताजी, क्या आप मूर्ख हैं? आप मुझसे एक मूर्ख से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? तुम मुझे गुस्से से मार डालोगे। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मेरा नाम टाइटस बर्कशायर नहीं रहेगा। टाइटस फिर से कोल्टन को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ताशा ने उसे रोक दिया। ताशा मास्टर बर्कशायर के बहुत करीब थी। वे कई बार साथ में होटल में गए थे, हालांकि यह बात उनके बीच एक रहस्य बनी रही। सर, कृपया नाराज मत होइए। युवा मास्टर बर्कशायर ने कुछ भी गलत नहीं किया, ताशा ने पागलों की तरह कहा। कुछ गलत नहीं किया। वह गुस्से से मुझे मार डालेगा। टाइटस ने दहाड़ लगाई। उसके पास अब अपने बेटे को उपदेश देने का समय नहीं था। उसने झुककर अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसने माफी मांगी। ओम, सर, मुझे बहुत खेद है। कोल्टन अभी बच्चा है। आप एक उदार व्यक्ति हैं, कृपया उसके साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांग रहा हूं। पिताजी, आप इस हारे हुए व्यक्ति से माफी क्यों मांग रहे हैं? कोल्टन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके पिता एक हारे हुए व्यक्ति से माफी मांग रहे थे जो अपनी औरत पर निर्भर था। वह कुछ खरीदने आया था और उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। यह अच्छी बात है कि हम इस पर कोई बवाल नहीं मचा रहे हैं। चुप रहो। टाइटस इतना गुस्से में था कि उसका कलेजा दुखने लगा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी त्वचा से ठंडा पसीना बहने लगा था। मास्टर बर्कशायर, आपके बेटे का स्वभाव बहुत खराब है। उसने कहा कि मैं आपका हार नहीं खरीद सकता। इस समय अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा। उसकी आवाज बर्फ से बने चाकू की तरह थी और वह टाइटस के दिल में चुभ रही थी। अर्जुन टाइटस को जानता था। उसकी याददाश्त अच्छी थी, और वह आदमी बर्कशायर का रहने वाला लग रहा था। कैसा संयोग है, ये दुकान बर्कशायर के स्वामित्व में थी। धप। टाइटस फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, वह घुटनों के बल बैठा था। वह सबके सामने अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह अपने माथे पर जमे ठंडे पसीने को पोंछता रहा। उसके हाथ भी लगातार कांप रहे थे। पिताजी, कोल्टन चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? टाइटस ने कोल्टन को घूर कर देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। मिस्टर कपूर, यह सब मेरी गलती है। मैं अपने बेटे की ओर से आपसे माफी मांग रहा हूं। टाइटस ने घबराहट में कहा। उसने ताशा से नीलम का हार जल्दी से लाने को कहा। यह हार मेरी तरफ से तुम्हें मुआवजा है। ये तुम्हारे लिए है, मिस्टर कपूर। ओह, नहीं, यह इस खूबसूरत महिला के लिए है। मास्टर बर्कशायर, यह आपकी गलती नहीं है। अगर आप मुझसे माफी मांग भी लें तो कोई फायदा नहीं है। अर्जुन ने पूरे समय अपना चेहरा ठंडा और शांत बनाए रखा। अब हर कोई यह बता सकता था कि अर्जुन की एक असाधारण पहचान थी। वह सिर्फ एक रीढ़विहीन काय नहीं था। अभी अभी जो ग्राहक उसकी आलोचना कर रहे थे, उन सब ने अपना मुंह बंद कर लिया। वे जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बोलने की हिम्मत किसने की? यहां तक कि इथरियल ज्वेल्स के मास्टर बर्कशायर भी अर्जुन के सामने डर से घुटने टेक रहे थे। टाइटस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे तुरंत समझ आ गया। वह उठकर कोल्टन के पास गया। उसने उसके सिर पर दबाव डाला और कहा, घुटने टेको। कोल्टन जिद्दी था। वह ऐसे कैसे घुटने टेक सकता था? वह चिल्लाया, अगर तुम चाहो तो ऐसा करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है। वह सिर्फ एक कंगाल मूर्ख है और तुम उसके लिए घुटने टेक रहे हो। मैं खुद को इस तरह शर्मिंदा नहीं कर सकता। बर्कशायर खुद को इस तरह शर्मिंदा नहीं कर सकता। टाइटस घबरा गया। गुस्से की ज्वाला उसके सीने से फूट पड़ी और उसने कोल्टन से दहाड़ते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? क्या तुम जानते हो कि बर्कशायर कैसे दूसरे दर्जे का परिवार बन गया? कोल्टन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? पापा, आप मजाक कर रहे हैं। वह कैसे? कोल्टन को झटका लगा। उसे तुरंत बर्कशायर परिवार में प्रचलित वर्जित विषय याद आ गया। कितना भयानक! घुटने टेको। टाइटस को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने कोल्टन की गर्दन को दबाया और उसे घुटनों के बल बैठा दिया। मिस्टर कपूर, मेरा बेटा अभी आपसे माफी मांग रहा है। एक महान नैतिक कद वाला व्यक्ति कम नैतिक कद वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों को याद नहीं रखता। कृपया उसे माफ कर दें। आप यह हार नहीं, इस दुकान में मौजूद हर चीज ले सकते हैं। आप जो चाहें चुन सकते हैं और पहन सकते हैं। यह मेरी तरफ से आपके लिए सप्रेम अभिवादन है। टाइटस ईमानदार था। इस दृश्य ने दुकान में मौजूद सभी ग्राहकों और सेल्सपर्सन को चौंका दिया।
मास्टर बर्कशायर बहुत कंजूस थे, लेकिन वह इस आदमी से माफी मांगने के लिए इस हद तक जा रहे थे। ताशा की आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह सांस नहीं ले पा रही थी। अर्जुन ने दुकान में इधर उधर देखा और पाया कि सभी लोग अपना सिर नीचे किए हुए थे। वे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसने फर्श पर पड़े कोल्टन को देखा जो निराश था और नाक भान सिकोड़ रहा था। मैं अर्जुन कपूर, जब भी कुछ खरीदना चाहूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, तुमने मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? इतना कहने के बाद उसने मास्टर बर्कशायर की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मास्टर बर्कशायर, मैं आज अपना कार्ड लाना भूल गया। मैं अपने लोगों से कल पैसे भेजने के लिए कहूंगा। मैं हार अभी अपने साथ ले जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मिस्टर कपूर। मैं इसे आपको उपहार के रूप में दे रहा हूं। टाइटस ने अपना पसीना पोंछा। क्या तुम मुझे नीचे से देख रहे हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। मास्टर बर्कशायर हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, नहीं, नहीं। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चूंकि आपने पहले ही ऐसा कह दिया है, तो मैं भुगतान लेने के लिए आपके घर जाऊंगा। आपको अपने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्जुन ने कहा। पलक झपकते ही अर्जुन ने बक्सा ले लिया और इथेरियल ज्वेल्स को व्यान के पास छोड़ दिया। दुकान के अंदर सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने अर्जुन की पीठ को देखा और उनके दिलों में मिली जुली भावनाएं थीं। कितना चौंकाने वाला! मास्टर बर्कशायर ने सचमुच उस आदमी को वह हार ऐसे ही दे दिया। वह आदमी कौन था? टाइटस लंगड़ा गया। वह फर्श पर गिर पड़ा और अपने माथे से पसीना पोंछता रहा। आखिरकार उसने राहत की सांस ली, फिर उसे अपने बेवकूफ बेटे की याद आई। वह कोल्टन पर चिल्लाया, अभी कैपिटल सिटी वापस जाओ। घर से बाहर पैर मत रखना। अगर तुमने घर से बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। कोल्टन गुस्से से उठा और अर्जुन की तरफ देखा जो जा रहा था। फिर शर्म और गुस्से में दुकान से बाहर निकलने से पहले उसने अपने पिता को घूरा। ये यंग मास्टर कपूर थे। ये कैसे हो सकता है? वह मुंबई में क्यों था? अल्पविराम। दुकान से बाहर निकलने के बाद भी अनिका अभी भी अचंभित थी। उसने अर्जुन को पकड़ लिया क्योंकि वह कार का दरवाजा खोलने वाला था और भौहें सिकोड़ लीं। उसने असमंजस में पूछा, अर्जुन, मुझे बताओ, क्या तुम मास्टर बर्कशायर को जानते हो? अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन को बिल्कुल नहीं जानती। क्या उसके माता पिता वाकई सिर्फ रेस्तरां के मालिक थे? आभूषण की दुकान के मालिक ने अर्जुन के सामने घुटने क्यों टेके? वह मुंबई में क्यों था? दुकान से बाहर निकलने के बाद भी अनिका अभी भी अचंभित थी। उसने अर्जुन को पकड़ लिया क्योंकि वह कार का दरवाजा खोलने वाला था और भौहें सिकोड़ लीं। उसने असमंजस में पूछा, अर्जुन, मुझे बताओ, क्या तुम मास्टर बर्कशायर को जानते हो? अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन को बिल्कुल नहीं जानती। क्या उसके माता पिता वाकई सिर्फ रेस्तरां के मालिक थे? आभूषण की दुकान के मालिक ने अर्जुन के सामने घुटने क्यों टेके? क्या वे एक दूसरे को जानते थे? अर्जुन ने दरवाजा खोला और घुरघुराहट के साथ जवाब दिया। उसने कहा, ओह, तुम्हारा मतलब मास्टर बर्कशायर से है। मुझे लगता है कि हाँ। वह मुझ पर पैसे उधार देता है। क्या तुम्हें पैसे देने हैं? कितने? अनिका अब और भी उलझन में था। ज्यादा नहीं। घर पहुंचकर बात करेंगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह अनिका को कार में ले गया। विला में वापस आकर माया जी पूरे दिन इस बारे में सोचती रही। वह अभी भी अर्जुन की पहचान के बारे में सोच रही थी। नहीं, नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इस परिवार में उसकी स्थिति खतरे में थी। माया जी जितना अधिक इस बारे में सोचती, वह उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती। एक तरफ तो वह अर्जुन से नाराज थी, दूसरी तरफ उसे यह चिंता भी थी कि उसे इस परिवार में बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर विला उसके नाम पर होता तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। यदि अनिका ने अर्जुन की रक्षा करना बंद कर दिया या यदि वह अर्जुन से नफरत करती, तो यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना होता। अरे चार्ली, बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि इस विला का भुगतान अनिका ने किया है? अर्जुन को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? माया जी गुस्से से सोफे पर बैठ गई। जब चार्ल्स अपनी सुलेख कला कर रहा था, तो उसने उस पर कड़ी नजर डाली और शिकायत की। आह, तुम इस बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या तुम भूल गए कि अनिका के साथ क्या हुआ था? क्या अर्जुन ने तुम्हें इस बारे में चेतावनी नहीं दी थी? चार्ल्स ने अपना प्रेसबायोपिक चश्मा पहना हुआ था और वह माया जी को घूर रहा था। माया जी ने इस तरह से उपहास किया जैसे वह गुस्से में हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और वह बुदबुदाते हुए बोली, मुझे पता है, मुझे पता है। हम अब अर्जुन को पार नहीं कर सकते, लेकिन यह मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो,
उसके जैसा बेकार आदमी मेरे ऊपर कैसे कदम रख सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चार्ल्स अब उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। यह पागल औरत एक दिन भी शांत नहीं बैठ सकती थी। उसे बस परेशानी खड़ी करनी थी। देर सवेर उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। माया जी ने कुछ देर सोचा और अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। वह लॉन्गफोर्ड पार्क के बिक्री, सेवा और प्रबंधन केंद्र में आई। जब वह अंदर आई, तो एक खूबसूरत और विनम्र महिला ने उसका स्वागत किया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, मैं फर्स्ट पैलेस में रह रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माया जी ने हंसते हुए कहा। जब उसने ऐसा कहा, तो केंद्र में मौजूद सभी कर्मचारी तुरंत उसकी ओर देखने लगे। वे दो पंक्तियों में खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक झुके। उन्होंने कहा, स्वागत है, मैडम। ओह, माया जी को झटका लगा, लेकिन उसे लगा कि उसके सीने में खुशी पनप रही है। खासकर तब जब यहाँ विला खरीदने आए कुछ ग्राहक ईर्ष्या भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। इस बार माया जी सातवें आसमान पर थी। उसे गर्व और खुद पर पूरा भरोसा था। उसके बालों से भी चमक निकल रही थी। थोड़ी देर बाद, लॉन्गफोर्ड पार्क का मैनेजर व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा करने के लिए बाहर आया। वह एक महिला थी और वह धीरे से बोल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो मैडम येट्स, आपको क्या पूछना है? ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी अनिका ही वह थी जिसने फर्स्ट पैलेस के लिए पैसे दिए थे? माया जी का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था।